Good morning, everybody. Today I am teaching about narrations or direct indirect speech और reported speech. आज हम narrations या जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या जिनको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि ये तीन नाम है इसके, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष वाक्य। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष वाक्य। डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष वाक्य है कि जब किसी कर्ता की बात को दूसरा कर्ता जो बताने वाला है उसी पहले वाले कर्ता के शब्दों में बताता है, उसे प्रत्यक्ष वाक्य कहते हैं। यानी हमें किसी ने कोई बात कही और दूसरा हमें पूछता है कि भाई तुम्हें उस व्यक्ति ने क्या कहा था, हम उस प्रथम व्यक्ति की बात को ज्यों का त्यों बता दें, उसको प्रत्यक्ष वाक्य कहते हैं। जैसे राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। अब किसी ने पूछ लिया अभी राम ने तुम्हें क्या कहा था, तो हम राम के शब्दों में कह दे कि राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या इस समय जा रहा हूँ, बात तो पास्ट में चली गई, लेकिन राम की बात को हमने राम के ही शब्दों में बता दिया, उसी टेंस में बता दिया। ये हो गया प्रत्यक्ष वाक्य। लेकिन परीक्षा में प्रत्यक्ष वाक्य आता है, चाहे अपना बोर्ड एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष वाक्य बताना होता है। और अप्रत्यक्ष वाक्य होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है कि जब किसी एक कर्ता ने कोई बात कही है और उसको बताने वाला जो दूसरा कर्ता है उस मूल कर्ता के शब्दों में न बता करके अपने शब्दों में बताता है, उसे अप्रत्यक्ष वाक्य कहते हैं। यानी उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, कर्ता का भी, नाउन प्रोनाउन का, और टाइम टेंस का भी, और न भी हो सकता है, क्योंकि कई बार अगर अपना रिपोर्टिंग सब्जेक्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो आगे टाइम रिपोर्टेड स्पीच का जो टाइम है वो चेंज भी नहीं होगा। लेकिन कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसको अपने अप्रत्यक्ष वाक्य कहते हैं। तो परीक्षा में डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है। जैसे ऊपर जो वाक्य था राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, उसी को इनडायरेक्ट में जब चेंज किया है तो राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल देन, इसमें चेंजिंग हो गई है। तो चेंजिंग में देखो दैट लगाया, ये तो साधारण वाक्य में, और नकारात्मक में ये दैट आता है कंजक्शन। लेकिन आई की जगह ही और एम की जगह वाज, नाउ की जगह देन, ये जो तीन परिवर्तन हुए हैं ये अपने नियमानुसार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते इसमें हुए हैं, इसलिए ये वाक्य अपना है अप्रत्यक्ष वाक्य। अब अपने बात आती है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाक्य के पार्ट्स क्या क्या है, क्योंकि जब तक हम उनके अलग अलग नाम, अलग अलग पार्ट्स नहीं सीखेंगे तब तक हम वाक्य बना नहीं सकते। क्योंकि आगे जो नियम आएंगे उसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, इस तरह से अलग अलग नाम आते हैं और अपने कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए अपने को क्या है, इनके अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग नाम है, ये याद होने जरूरी है। तो ये दो वाक्य हैं, देखो सीता सेड टू मी एक वाक्य है, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा में है ही वेंट देयर यस्टरडे, ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को ही, पहले वाक्य को अपने कहेंगे रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे वाक्य को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच का मतलब सेंटेंस, वाक्य। तो जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसको रिपोर्टिंग, और जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड। इतना याद रखना, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। अब अंदर भी देखो, सीता सैड टू मी, तो सीता सब्जेक्ट है, सैड वर्ब, और टू मी यानी मी ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से
इन्वर्टेड कॉमा में ही वेंट देयर यस्टरडे, तो ही सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, देयर ऑब्जेक्ट और यस्टरडे भी ऑब्जेक्ट कह दो, एडवर्ब कह दो, इंपॉर्टेंट वर्ड कह दो, ये है। तो अपने को इनके अलग अलग नाम याद रखने हैं। जैसे एक नंबर पर है रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट सीता, तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन किसका है? रिपोर्टिंग स्पीच का, तो इसको अपने रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरे वर्ब है सेड, ये किसका है? रिपोर्टिंग स्पीच का, तो इसको भी अपने रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और तीसरा है ऑब्जेक्ट मी, ये है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, तो इसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसका मतलब ये तीन पार्ट हो गए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग स्पीच में तीनों ही पार्ट आते हैं परीक्षा में, सिर्फ इतना भी आ जाता है सीता सेड, सीता सेज, दे से, आगे ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। अब अपने आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उसमें भी सब्जेक्ट दिया हुआ है। जैसे ही, ये सब्जेक्ट है किसका? रिपोर्टेड का, तो इसको रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा है वर्ब वेंट, और ये है किसकी? रिपोर्टेड स्पीच की, तो इसको रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। तीसरा है देयर, ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टेड का, तो इसको रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब इसमें जो यस्टरडे है, एडवर्ब कह दो, इंपॉर्टेंट वर्ड कह दो, ये है, लेकिन है किसका? रिपोर्टेड स्पीच का, तो ये अपने रिपोर्टेड स्पीच का एडवर्ब या इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस तरह से ये 7 नाम हो गए, इनके अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नाम है। इनको अपने को ध्यान रखना जरूरी है, वरना आगे जब हम जा करके नियम पढ़ेंगे, वाक्य बनाएंगे, तो हमारे कंफ्यूजन हो जाएगा, और हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को आगे पढ़ते जाएंगे। अब क्या है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो डायरेक्ट स्पीच में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, वो तो साधारण है। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंजिंग है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच की चेंजिंग होगी। जब इसमें चेंजिंग होगी, तो सबसे पहले तो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जब कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, तो उनके बीच में कंजक्शन आएगा, संयोजक। साधारण वाक्य में, नकारात्मक में दैट आता है, और फिर इन्वर्टेड कोमा जब हटा देते हैं, तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट चेंज करना होता है। तो द फॉलोइंग पार्ट्स विल बी चेंज, की निम्नलिखित जो है वाक्य सब पार्ट्स है, भाग है, अंग है, वो बदले जाएंगे। जैसे पहला इसमें है रिपोर्टेड सब्जेक्ट, दूसरा है रिपोर्टेड वर्ब, और तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड या प्रोनाउन भी कह सकते हैं, कि उनसे पहले प्रोनाउन भी आता है, एडवर्ब है, टाइम क्लॉज है, ये बदलना होता है। तो अपने क्या है कि इनको स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने हाउ टू चेंज रिपोर्टेड सब्जेक्ट, यानी इन्वर्टेड कोमा में जो रिपोर्टेड सब्जेक्ट है उसको बदलना है अपने। और उसको कैसे बदलेंगे? इसके लिए नियम है। नियम एक, कि यदि रिपोर्टेड सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई वी हो, तो उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यानी अपना, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो करता है, वो अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है, और फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई वी, यानी अंग्रेजी में 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, अर्थात अपने ये कह दे कि मैं, हम, कहने वाला। और सेकंड पर्सन एक ही होता है, इकलौता पुत्र है, यू। लेकिन यू है वो एक वचन भी है और बहुवचन भी है। जैसे अपने कह दें यू आर ए स्टूडेंट, और यूं भी कह सकते हैं यू आर स्टूडेंट्स। तो यू सेकंड पर्सन एक ही है, और इनके अलावा जो है सभी क्या है? थर्ड पर्सन है। जैसे ही, सी, इट, दे, नेम, कोई नाउन, एटसेट्रा। तो ये जो 3 पर्सन है, इनको अपने बदलते जाएंगे। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि अगर अपना रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो उसको कैसे बदलेंगे? तो उसको अपने रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जैसे वाक्य है ही सेज आई ऑब्लिक वी गो टू स्कूल, यानी फर्स्ट पर्सन है आई वी दोनों, कोई भी आ सकता है। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो ही सेज दैट, अब आगे जो आई था अपने रिपोर्टेड सब्जेक्ट,
अब आई की जगह अपने रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है उसके पास देखेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड सब्जेक्ट आई वी यानी फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे यहाँ आई लिखा हुआ है, तो वहां क्या लिखा हुआ है, ही। तो आई की जगह क्या आ गया, ही आ गया। लेकिन आई की जगह अगर वी आता है, तो वी क्या है, बहुवचन है, भी आई का बहुवचन वी हो गया। तो अपने फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही है उसके अनुसार बदलते हैं, तो ही का बहुवचन बनाना पड़ेगा। यानी एक बैलेंस बढ़ाने के लिए, कॉम्बिनेशन बढ़ाने के लिए, एक वचन है तो एक वचन और बहुवचन है तो बहुवचन। आई एक वचन था तो ही का ही लिख दिया, लेकिन अब वी बहुवचन है तो ही का बहुवचन बनाएंगे, और ही का बहुवचन होता है दे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे गो टू स्कूल, और ही है तो ही गोज टू स्कूल। अब आता है अपना नियम 2, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टेड जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन ही हो, सेकंड पर्सन भी आ सकता है। तो सेकंड पर्सन में आपको बता दिया गया है कि यू एक ही होता है, सेकंड पर्सन। और यदि रिपोर्टेड सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू हो, तो उसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यानी उसके यू का जो पड़ोसी है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसके अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट जो भी है उसके हिसाब से। जैसे ही सेज टू मी यू आर ए स्टूडेंट, ये वाक्य है, इसमें रिपोर्टेड सब्जेक्ट यू आ गया। अब जब यू यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको अपने पड़ोसी के अनुसार, यानी यू रिपोर्टेड सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का ये है, तो अपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेंगे। और ये मी है इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है आई का, और मी का सब्जेक्ट यानी यू जब सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट होगा आई। तो दैट आई एम ए स्टूडेंट, ऊपर जो यू आर ए स्टूडेंट लिखा हुआ था, यहाँ आपने आई एम ए स्टूडेंट लिख दिया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टेड सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन भी आ जाए तो इसको किस तरह से बदलेंगे। तो ये नियम 3 है कि यदि रिपोर्टेड सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, नेम या नाउन एटसेट्रा, ये हो तो उनको कभी बदलेंगे नहीं, नो चेंज्ड, ये कभी नहीं बदले जाएंगे। इनको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। जैसे वाक्य है, ही सेज दे आर गुड बॉयज, तो ही सेज दैट, दे ऊपर लिखा हुआ ना, तो अपने को क्या है, वाक्य में रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में ये देखना है कि अपना कर्ता कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन अगर आ गया तो ज्यों का त्यों जो लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब अपने को थर्ड पर्सन की पहचान कैसे होगी, तो यूं याद कर लो कि आई वी यू, तीन नाम, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आई वी यू के अलावा कोई भी शब्द आ जाए वो अपना थर्ड पर्सन होता है। दे आर गुड बॉयज बन गया ये। अब इसका क्या एक फॉर्मूला है, जिस तरह से गणित में लाल बटा कक्का, गणित की प्रश्नावली या कोई भी प्रश्नावली है, कोई सवाल है वगैरह हल करते हैं, तो गणित में भी सूत्र होते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी एक सूत्र बनाया गया है कि सन और बटा 123, यानी जिसको कहते हैं सन बटा 123। सन यानी एस ओ एन, और नीचे 1 2 3। ये कठिन सूत्र नहीं है, आप अपनी कॉपी में अलग लिख सकते हो, और इसको अप्लाई करके आप सही वाक्य बना सकते हैं कर्ता को। तो इसमें ऊपर जो एस है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट, एन, एन का मतलब नो चेंज, एस ओ एन, और उसके नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 यानी 123। तो एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है, आई वी, और दो का मतलब है यू, और तीन का मतलब है ही, सी, इट, दे, नेम, नाउन एटसेट्रा, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इनको बदलने का क्या नियम है, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाता है, आई वी, तो उसको किसके अनुसार बदलेंगे, ऊपर एस यानी सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन सब्जेक्ट भी कौन सा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। अगर अपने रिपोर्टेड सब्जेक्ट यू आ जाता है, सेकंड पर्सन आ जाता है,
तो उसको किसके अनुसार बदलेंगे? ओ। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और कौन सा ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। फिर अगर अपना रिपोर्टेड सब्जेक्ट थर्ड पर्सन आ जाता है, ही, सी, इट, दे, नेम, नाउन, तो उसको किसके अनुसार बदलेंगे? एन। एन का मतलब है नो चेंज, उसको कभी बदलेंगे नहीं, नो चेंज, ज्यों का त्यों रखेंगे। और इसी सूत्र को अपने आगे नीचे इसका दूसरा एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, एस वी ओ, और आगे इन्वर्टेड कॉमा में भी एस वी ओ। तो ये कह रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा से बाहर एस वी या एस वी ओ तीनों भी हो सकते हैं, और आगे जो अपने कर्ता बदलना है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, अगर वो फर्स्ट पर्सन आ जाए तब तो लिखना है अपने को एस, यानी फर्स्ट पर्सन एस के हिसाब से, और सेकंड पर्सन अगर आ जाता है रिपोर्टेड सब्जेक्ट तो उसको ओ के हिसाब से, और थर्ड पर्सन आ जाए तो एन। एन का मतलब है नो चेंज। इसका मतलब है कि अपने को कर्ता चेंज करना आ गया है। अब हम अपने दूसरे स्टेप पर चलेंगे, और वो है हाउ टू चेंज रिपोर्टेड वर्ब, कि रिपोर्टेड वर्ब को कैसे बदलेंगे। अब रिपोर्टेड वर्ब को बदलने के लिए हमें एक चार्ट बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट कैसे और इनडायरेक्ट कैसे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए देखो कि पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये समझ लो आप कि प्रेजेंट के जो चारों पार्ट है, अगर अपने रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट आता है, नहीं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, तो उसका पास्ट सिंपल टेंस बना देंगे। या यूं कह दो शॉर्ट में कि प्रेजेंट सिंपल का सूत्र है एस प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस और प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट। तो उसको अपने एस प्लस वी की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में, और डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है और उसमें वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म बढ़ा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या बढ़ा देंगे? सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है कि प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल हो गया। और दूसरा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, भी अपने टेंस के हिसाब से चल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और इज एम आर और वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट ये होता है, तो उसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस बढ़ा देंगे। यानी प्रेजेंट के जो चारों पार्ट है वो पास्ट के चारों पार्ट बनते जाएंगे। तो प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। या शॉर्ट में अगर इनको सीखना चाहते हो तो ये समझ लो कि अगर डायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टेड वर्ब अगर आ गई है इज एम आर तो उसको वाजवर कर देंगे। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सूत्र है। लेकिन इतने सूत्र अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। जब अपने वर्ब फॉर्म या टेंस करते हैं उसमें तो ये सूत्र रटेंगे। लेकिन यहाँ आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट। या यूं समझ लो कि अगर हैज हैव आ जाए तो उसका हेड बढ़ा देंगे, क्योंकि वर्ब की तीसरी फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगी, तो पास्ट परफेक्ट में वही रहेगी। लेकिन हैज हैव जहां दिखाई देता वहां अपने हेड लिखेंगे। और चौथा है प्रेजेंट का कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें होता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, टी, टी का मतलब टाइम, और उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। या यूं कह दो कि जिस वाक्य में आपको हैज हैव दिखाई देता है उसका हेड कर देंगे। तो चारों पार्ट को समझने का सबसे छोटा सूत्र तो यही है कि वर्ब की पहली फॉर्म आती है उसको दूसरी फॉर्म बना देंगे, इज एम आर आता है उसको वाजवर बना देंगे, और हैज हैव आता है उसको हेड बना देंगे। इतना ही अपने को याद करना है
क्योंकि यहाँ कोई वर्ब फॉर्म भरनी है, टेंस करना ये तो है नहीं। अपने को तो ये देखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य है, डायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य है उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी है। रिपोर्टेड अगर वर्ब पढ़ी पहली फॉर्म है तो दूसरी फॉर्म बनाएंगे, इज हमारे तो वाज वर्ब कर देंगे, और हैज हैव है तो उसको हेड कर देंगे। अब आगे इसमें आता है पांचवा सूत्र कि अगर पास्ट सिंपल टेंस आ जाए, यानी प्रेजेंट के जब चारों पार्ट है तो उसको बराबर पास्ट के चारों पार्ट करते जाएंगे। लेकिन पास्ट का ही अगर आ जाता है, जैसे पास्ट सिंपल टेंस, तो पास्ट सिंपल टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब क्यों होगा इसके लिए समझ लो कि पास्ट सिंपल टेंस है पांचवा पार्ट, तो यहाँ अपने क्या है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसमें उसको अपने वर्ब की हेड वर्ब की तीसरी फॉर्म करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ जब पास्ट सिंपल है तो उसका एक पार्ट बीच में छोड़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट बना देंगे। यानी पास्ट में जाकर के एक एक पार्ट बीच में छोड़ते जाएंगे, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट के जो दो पार्ट है, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उनको कभी चेंज नहीं करेंगे। तो 5 नंबर सूत्र है कि पास्ट सिंपल टेंस आता है तो पास्ट परफेक्ट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हेड वर्ब की तीसरी फॉर्म। और फिर है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन उसका अपने बढ़ाएंगे तो फिर पास्ट परफेक्ट छोड़ देंगे बीच में। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है कि जो आगे का पार्ट है पास्ट परफेक्ट वो छोड़ करके, और लास्ट का क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये बढ़ा देंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन वर्ब किया है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये बढ़ाएंगे। इसको थोड़ा सरल समझने के लिए ये समझ लो कि अगर पहली फॉर्म आती है वाक्य में, डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में रिपोर्टेड वर्ब अगर पहली फॉर्म आती है तो उसको दूसरी फॉर्म बना देंगे, और दूसरी फॉर्म आती है तो उसकी तीसरी फॉर्म बना देंगे और हेड लगाएंगे। समझ में आ गया कि पहली फॉर्म आती है यानी प्रेजेंट सिंपल, तो उसका बना देंगे पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो उसकी बना देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड साथ में लगाएंगे। इसी तरह से इज एम आर आता है तो उसका वाजवर बढ़ा देंगे, और वाजवर अगर आ जाए तो वाजवर के साथ वाजवर का हेड बीन बना देंगे, यानी वाजवर का बीन हो जाएगा और हेड लगाएंगे साथ में। तो ये अपने सूत्र हो गए टेंसेज के, यानी वर्ब भरने के। और वर्ब भरने में ध्यान रखना कि सिर्फ 4 प्रेजेंट के और 2 पास्ट के, इनकी चेंज होती है, पास्ट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होती है। अब इसमें देखो कि फ्यूचर की में आ जाते हैं अपने, या मॉडल्स में आ जाते हैं। तो फ्यूचर टेंस वैसे अंग्रेजी में कोई अलग टेंस नहीं है, ये तो प्रेजेंट का रिवीजन है। सिर्फ शैल विल ये दोनों ही चारों पार्ट में लगते हैं, बाकी के प्रेजेंट जो 4 सूत्र हैं वो साथ में लगते हैं। अगर कोई शैल विल ये मॉडल्स आ जाए, शैल विल कैन मे मस्ट, तो इनका क्या बनाएंगे बड़े, शुड वुड कुड माइट मस्ट। और मस्ट में कई बार हैड टू भी भर देते हैं, वो कैसे भरेंगे आगे अपने मॉडल्स में बताएंगे, या अपने वाक्य का जो प्रयोग आएगा उसे बताएंगे। तो ये सब है मॉडल की सेकंड फॉर्म। यानी मॉडल्स अगर फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, शैल विल कैन में, तो उनकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। और सेकंड फॉर्म की क्या है, थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि मॉडल्स की कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती है। इनकी 2 ही फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। और वर्ब की 3 फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो सेकंड, और सेकंड आ जाए तो हेड थर्ड। बस सूत्र इतने ही है। इसी तरह से इज हमारा जाए तो वाजवर, और वाजवर आ जाए तो हेड बीन। इतना ही करना है अपने को, ज़्यादा टेंस के चक्कर में उलझना नहीं है। अपने तो यही ध्यान रखो कि रिपोर्टेड वर्ब अगर पहली फॉर्म है उसकी दूसरी फॉर्म, और अगर दूसरी आ जाए तो हेड वर्ब की तीसरी फॉर्म।
और इसी तरह से अगर हैड तीसरी आ जाए तो फिर नो चेंज होगा। कहीं चौथी फॉर्म या पहली फॉर्म या दूसरी फॉर्म मत बना देना, क्योंकि तीसरी फॉर्म के बाद में चौथी फॉर्म नहीं है। इसी तरह से इजेमार आ जाए तो इजेमार की दूसरी फॉर्म क्या होती है? वाजवर। और तीसरा क्या होता है? बीन। तो हैड बीन लगा देंगे। मॉडल्स के लिए यानी फ्यूचर टेंस में अगर आ जाए तो मॉडल्स, फ्यूचर टेंस के शैल विल है वो है तो मॉडल्स ही, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनको मॉडल्स भी कहते हैं, मॉडल एक्सिलरीज। तो ये अगर आ जाए तो इनकी सेकंड फॉर्म बना देंगे। और सेकंड फॉर्म अगर आ जाती है तो इनका नो चेंज। शुड है तो शुड, कुड है तो कुड, वुड है तो वुड, मस्ट है तो मस्ट। अब इसके बाद में अपने तीसरे पेज में चल रहे हैं कि डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते समय अपने रिपोर्टेड सब्जेक्ट यानी हाउ टू चेंज रिपोर्टेड सब्जेक्ट पर्सन कैसे चेंज करने हैं ये सीख लिया है हमने। उसके बाद में वर्ब यानी रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज करनी है ये भी बता दिया। और इसका सरल सूत्र भी बता दिया है कि आप टेंसों के चक्कर में न पड़ करके ये समझ लो कि रिपोर्टेड वर्ब पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है क्या है। अगर पहली फॉर्म है तो उसकी दूसरी फॉर्म, और दूसरी फॉर्म है तो हेड तीसरी फॉर्म। और इसी तरह से अगर हेड तीसरी फॉर्म आ जाए तो नो चेंज, क्योंकि उसके आगे कोई फॉर्म नहीं है। और इसी तरह से इज एम आर आ जाए तो वाजवर, और वाजवर आ जाए तो हैड बीन, हैड बीन आ जाए तो उसके बाद में कोई आगे फॉर्म नहीं है। और मॉडल्स के लिए बता दिया कि मॉडल्स की पहली फॉर्म आती है, फ्यूचर टेंस आता है तो उसकी सेकंड फॉर्म बना दो। और सेकंड फॉर्म आ जाए मॉडल की तो नो चेंज, क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं थे मॉडल्स की। अब अपने तीसरे पेज पर है कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो तीसरी चीज एक आएगी कि हाउ टू चेंज टेंसेज, या शॉर्ट फॉर्मूला है कि जो पीछे मैंने बताया ना कि रिपोर्टेड वर्ब कैसे बदलेंगे। तो देखो इसमें दोबारा मैंने बता दिया है कि वर्ब की पहली फॉर्म है सी एस आ जाए तो सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आ जाए तो हेड वर्ब की तीसरी फॉर्म, और हेड वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाए तो नो चेंज, जो मैं बता चुका हूँ। आगे लिखा है कि इज एम आर, जिसको अपने बी की पहली फॉर्म कहते हैं, तो उसका बी की सेकंड फॉर्म वाजवर हो जाएगा। और इसी तरह से वाजवर, ये बी की सेकंड फॉर्म हो गई तो इसकी तीसरी फॉर्म बना देंगे हेड बीन, क्योंकि बीन तीसरी फॉर्म है। और अगर हैड बीन तीसरी फॉर्म आ जाए तो नो चांस, क्योंकि चौथी फॉर्म नहीं होती है। और अगर हैज हैव आ जाता है उसका मतलब है हैड, और जहाँ हैड दिखाई दे दे तो उसके बाद भी नो चांस। इसी तरह से अगर वाक्य अपना नेगेटिव आ जाए कि डू नॉट डज नॉट तो उसका डिड नॉट, प्रेजेंट सिंपल में डू नॉट डज नॉट नेगेटिव होते हैं तो उसका बढ़ जाएगा डिड नॉट। और अगर डिड नॉट आ जाता है तो हैड नॉट वर्ब की तीसरी फॉर्म। इसी तरह से हेड नोट वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाती है तो चौथी फॉर्म है ही नहीं। भी कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना है कि जहाँ हेड आता है या वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाती है ना, हेड तीसरी फॉर्म, वहां पे चेंजिंग नहीं होगी। हाँ हैज है वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो हैज हैव का हेड होगा, फॉर्म तो तीसरी की तीसरी रहेगी, चौथी नहीं बनेगी। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है डू डज का तो उसमें क्या है कि डू डज हटा करके और वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएंगे। डिड है तो डिड वाले वाक्य में इंटेरोगेटिव में प्रश्नात्मक में डिड हटा देंगे और वर्ब की हेड वर्ब की तीसरी फॉर्म बना देंगे। और अगर अपने आ जाता है हेड वर्ब की तीसरी फॉर्म तो उसके बाद में नो चेंज, कुछ आगे परिवर्तन भी नहीं होता है। मॉडल्स के लिए बता दिया कि फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो नो चेंज। अब अपना तीसरा पार्ट आता है हाउ टू चेंज इंपॉर्टेंट वर्ड, लास्ट एंड फाइनल। कि अपने रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट चेंज करना देख लिया, तीनों पर्सन, वर्ब चेंज करनी देख ली। और अब तीसरी आता है कि कई बार वाक्यों में ये इंपॉर्टेंट वर्ड कह दें, एडवर्ब कह दें, टाइम क्लास कह दें, ये भी आ जाता है। इसको कैसे बदलेंगे? तो ये ध्यान रखना कि दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, नाउ का देन, एगो का बिफोर, टुडे टू नाइट, इसका दैट नाइट डे और दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर, द फॉलोइंग डे, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। हाँ, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर और द फॉलोइंग डे ये होंगे। और यस्टरडे जो पास्ट टेंस में होता है उसका द प्रीवियस डे या द डे बिफोर ये हो जाएगा। कम का गो,
द नेक्स्ट डे जो फ्यूचर में आता है ना, फॉलोइंग डे। द लास्ट वीक ये पास्ट सिंपल में होता है, प्रीवियस वीक। जस्ट का देन और दस का सो। इस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते इसमें ये तीन चीज बदलेंगे, और तीनों चीज जब बदल रहे हैं तो इनको अपने परिवर्तन करने के नियम हम सीख चुके हैं, और इनका रिवीजन है, आप करते जाइए। और आगे का कार्य हम बाद में करें, अगले अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।